welcome back to the series of transcription. And in the previous video we have studied about the initiation process of transcription, and today we are going to start with elongation. So this is me Vijay with you all on Biology Central. और चलिए शुरू करते हैं elongation के बारे में. इनिशिएशन के प्रोसेस में हमने पढ़ लिया था कि ओपन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स में क्या चीज होती है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं. कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, और उसके साथ में उसकी सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं. देयर आर 2 अल्फा यूनिट्स, अल्फा एंड अल्फा प्राइम, 2 बीटा यूनिट्स विच आर बीटा एंड बीटा प्राइम, एंड 1 इज ओमेगा यूनिट. इसके साथ साथ एक सिग्मा फैक्टर है जो उसकी एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक Mg2 पॉजिटिव आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which is being helpful during the elongation process. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जो mRNA है इसकी ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है वो जीरो से मतलब आरएनए पॉलीमरेज को एक्शन करने के लिए कोई भी क्या प्राइमर नहीं चाहिए होता. तो ये जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनता है. इसका रीजन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक. What is this nucleophilic attack of 3 prime oxygen on phosphate? ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 3 प्राइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक, 3 प्राइम ऑक्सीजन विच मीन्स OH ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द पेंटोज शुगर 3 प्राइम, ये बॉन्डिंग के लिए फॉस्फेट पे अटैक करता है. फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट ऑन 5th प्राइम ऑफ RNTP. ये स्ट्रक्चर जो है मैं बहुत पहले करवा चुका हूं. हमने DNTPs और RNTPs के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, पर उससे पहले बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में. ये 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उस पे अटैक करता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक विच मीन्स दे आर सीकिंग फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो इसलिए हमेशा 5 प्राइम से शुरू होगा और 3 प्राइम की तरफ जाएगा. ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको ढंग से दिखाऊं, 5 प्राइम एक तरफ होता है और दूसरी तरफ 3 प्राइम होता है. एक न्यूक्लियोटाइड, सपोज दिस इज एडेनिन मोनोफॉस्फेट. अब ये 3 प्राइम एंड जो फ्री है यहां पे, इस 3 प्राइम एंड के साथ अगला RNTP अटैच होगा, तो उसका 5 प्राइम और 3 प्राइम. सपोज दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड GMP. अब ये 3 प्राइम एंड फ्री हो गया, तो ये 3 प्राइम जो है वो अटैक करेगा अगले वाले 5 प्राइम के ऊपर फॉर बॉन्डिंग, और वहां से अगला RNTP सपोज CMP ये ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन चलती रहती. वापस आते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल की तरफ. और ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये वो जगह है, वो साइट है जहां से एक्चुअल mRNA की ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी. एक्चुअली प्रमोटर पे जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है बन जाता है. और हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन दिस ट्रांसक्रिप्शन बबल? द आंसर इज 14 to 17. ठीक है, यानी इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में एक बार में around 17 is the more precise answer. 17 nucleotides are opened like this, and the newly formed mRNA. So the hybrid between the DNA, which is the template strand, and the newly formed mRNA, this hybrid is about 8 base pair long. ठीक है, तो ये जो है डीएनए ओपन होता है 17 न्यूक्लियोटाइड्स तक, और जो हाइब्रिड बनता है यानी एक बार में कितना mRNA डीएनए के साथ अटैच्ड रहेगा, द अमाउंट इज 8 बेस पेयर्स. ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव हो चुका है, और उसके बाद जो डीएनए है वो एक्चुअल mRNA की फॉर्मेशन के लिए आगे की तरफ प्रोसीड करेगा. जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ प्रोसीड करता है, RNTPs यानी देयर इज अ पर्टिकुलर साइट फॉर रिसीविंग द RNTPs एज दिस
इस साइट से आरएनटीपी जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं एंड देन बेस्ड अपॉन द रिकॉग्निशन की ये बेसिस जो है ना, देख पा रहे हैं आप, ये जो दो बेसिस हैं, विच बेसिस आर दीज। अब ये एडेनिन हो सकता है डीएनए में, इन डीएनए इट कैन बी एडेनिन, इट कैन बी ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। नाउ ऑल फोर ऑफ दीज बेसिस आर प्रेजेंट, कैन बी प्रेजेंट हियर। तो हाउ जो आरएनए पॉलीमरेज है उसे इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हमें ऐड करना है? फॉर दैट अल्फा सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ देयर आर सम मोटिफ का मतलब होता है द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोटीन। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं, जैसे ये एंजाइम है, वहां पर कुछ यूनिट्स हैं और यूनिट्स के अंदर कुछ मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं। सो पर्टिकुलरली फॉर दिस अल्फा GRE1, GREA and GREB, these two proteins are present which are particularly responsible for recognizing the DNA bases present on template strand, और उसके अकॉर्डिंग जो RNTP है उन्हें ये RNA पॉलीमरेज ऐड करता रहता है। अब मैंने आपको एक चीज बता दी ऑलरेडी कि why 3' to 5' is the reading direction। तो अगर 3' से 5' रीडिंग डायरेक्शन है तो which strand is responsible for making that certain type of mRNA? That is 3' to 5'. So this 3' to 5' is known as template strand, bottom strand, or also it is known as non-coding strand, responsible only for formation of mRNA. So to include the actual code of this coding strand into mRNA, this continues, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ चलता रहता है, द फ्रंटल पार्ट ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज ये एक्ट करता है टोपोआइसोमेरेज 2 की तरह, जिसका काम होता है गायरेज का। गायरेज का मतलब है द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर। रिमेंबर, हमने डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स जब पढ़े थे तो हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। और जो पीछे की है इसकी बैकवर्ड जो सब यूनिट्स हैं वो एक्ट करती हैं टोपोआइसोमेरेज 1 की तरह, जिसका काम है वापस से डीएनए को रिवाइंड करना। अब इसके बीच में नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे ये अनवाइंडिंग होती रहती है उसके साथ साथ जो डीएनए की स्ट्रैंड है विच इज कंटिन्यूअसली बीइंग ओपन, वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। नाउ दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5'। इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इस स्ट्रैंड को नीचे ले लिया। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है एमआरएनए जो है वो 8 बेसिस तक इजीली इसके साथ अटैच था, 8 बेस पेयर्स लॉन्ग, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, आगे क्या होगा, यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है एक बार में इस कंडीशन को वापस से नीचे की तरफ लेकर आने के लिए। अंडरस्टैंड, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एनिमेशन की फॉर्म में कि अगला जो कंडीशन होगा, सपोज ये डीएनए पहले ऐसा था, नीचे की तरफ थे इसके कुछ बेसिस, अब ये जो बेस पेयर है वो भी नीचे की तरफ हो गया, बाकी ऊपर रहेंगे। एक्शन किसका, इस प्रोटीन का। ठीक है जी, अब ये प्रोटीन जैसे ही नीचे की तरफ हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का जैसे ही ऑपोजिट हो जाता है, एमआरएनए जो पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज इसके साथ अगला बेस पेयर ऐड कर देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट की बारी आती है, तो ये जो पॉलीमरेज प्रोटीन है ये फिर से एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा और इस न्यूक्लियोटाइड को नीचे की तरफ रोटेट कर देता है। ठीक है, इस तरह से रोटेशन होती जाती है। और आरएनटीपीज, सपोज एटीपी, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी क्या कंडीशन है, एक एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉस्फेट चेंज होते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस पायरोफॉस्फेट में, पीपीआई।
इज पायरोफॉस्फेट, जिसका मतलब है फॉस्फेट एंड फॉस्फेट इनऑर्गेनिक। तो ये तो दोनों फॉस्फेट हैं, ये अपनी एनर्जी को लूज आउट कर देते हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए, और ये फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जाता है ऑन द 3 प्राइम, एक्टिंग एज द लिंक बिटवीन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली इसमें जो आरएनटीपीज हैं वो यहां पर ऐड होते जा रहे हैं लगातार, और जो एमआरएनए है इज गेटिंग लॉन्गर। अब डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस की तरह, एंडोन्यूक्लियस, यानी वो एक जगह से एक बेस पेयर को रिमूव कर सकता है क्लीवेज करके और दूसरे को ऐड कर सकता है, बट इसके पास ये एक्टिविटी नहीं होती। अगर कोई चीज गलत ऐड हो जाए, वैसे चांसेस बहुत कम है, रीजन स्पीड 1 in every 10⁴, यानी इतने न्यूक्लियोटाइड्स को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हुए कोई एक गलती करता है। ठीक है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हुए एक गलती होती है। इसका रीजन ये है 50 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी 50 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से ये काम हो रहा है, तो विच इज वेरी मच लेस। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर हम देखें तो 1000 बेस पेयर, 800 से लेके 1000 बेस पेयर तक ये स्पीड चली जाती है, और यूकैरियोट्स में देखें तो ये स्पीड जो है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड से चलता है। बट यहां पर जरूरी क्यों है? क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई गड़बड़ होती है तो पूरी की पूरी बॉडी में उसका असर आएगा, बट अगर एमआरएनए में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस एमआरएनए को डीनेचर करके दोबारा से जो है वापस एमआरएनए बनाया जा सकता है। बट अगर कोई गलती होती है तो ये जो पॉलीमरेज है ये बैक ट्रैक करता है, ठीक है ना, ये बैक ट्रैक करेगा, आगे के सारे एमआरएनए को डीनेचर करेगा, उस बेस पेयर को ठीक करेगा और फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये कंडीशंस बनती हैं, आगे क्या होगा, जो एमआरएनए है वो एक अपनी लेंथ को अटेन कर चुका है, और फाइनली जो 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम पे जो भी टर्मिनेटर रीजन है वो जैसे ही अटेन होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग है एमआरएनए की वो टर्मिनेशन की तरफ चली जाएगी। बट दैट इज द कप ऑफ टी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। I hereby thank you all for watching the video till end and welcome you all to subscribe my channel. Have a nice day.